ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप। और आइए अब आगे का एजेंडा में विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। महाराष्ट्र में सियासत गरमाई हुई है। औरंगजेब और शिवाजी को लेकर दिन ब दिन नए बयान सामने आ रहे हैं। नागपुर में जो हिंसा हुई है, आप जानते हैं, उसकी जांच चल रही है। शिवसेना उद्धव गुट लगातार इस हिंसा को लेकर बीजेपी पर हमलावर है और 4 दिन में तीसरी बार सामना के जरिए शिवसेना उद्धव गुट ने बीजेपी पर निशाना साध दिया है। सामना में औरंगजेब को बीजेपी का नया शिवाजी बता दिया गया है। सामना के संपादकीय में लिखा गया है, औरंगजेब की कब्र को हटाने की साजिश हो रही है ताकि शिवाजी को भी खत्म किया जा सके, क्योंकि खलनायक को खत्म कर नायक को भी खत्म कर दिया जाता है। सामना में लिखा गया है, केंद्र और राज्य में इनकी ही सरकार है, इसीलिए औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए तमाशे की जरूरत नहीं, क्योंकि औरंगजेब की कब्र हटाने से इतिहास नष्ट हो जाएगा। और साथ ही आरोप है कि बीजेपी के नए हिंदुत्ववादी तत्वों ने महाराष्ट्र का माहौल खराब किया, जिससे ये हिंसा भड़की। सामना के जरिए सीएम फडणवीस पर सवाल उठाए गए। कहा गया, फडणवीस के लिए औरंगजेब ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखिए, ये पहली बार नहीं है जब सामना के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा गया। बीते 4 दिन में औरंगजेब का ही मुद्दा है और तीसरी बार शिवसेना उद्धव गुट के निशाने पर बीजेपी है। अपने मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना ने फिर से बीजेपी पर हमला बोला है। औरंगजेब विवाद के बीच 16 मार्च को बीजेपी पर निशाना साधा गया। लेख में लिखा गया, बीते 10 साल में हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र बन गए। लिखा गया, भारत में फिलहाल बंटवारे जैसा माहौल है। एक दिन ये सरकार चली जाएगी और देश 2 टुकड़ों में बंट जाएगा। दूसरा लेख 17 मार्च को, जब तमाम हिंदू संगठनों की तरफ से औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग की गई। सामना में इन हिंदू संगठनों को हिंदू तालिबान लिख दिया गया। सामना में लिखा गया, ऐसी मांग करने वाले लोग इतिहास और महाराष्ट्र के शौर्य परंपरा के दुश्मन हैं। इतना ही नहीं, इसे महाराष्ट्र में नफरत फैलाने की कोशिश बताया गया और सीएम देवेंद्र फडणवीस से मांग की गई कि महाराष्ट्र में चल रहे इस धंधे पर रोक लगाई जाए। और फिर उसी दिन शाम को, आप जानते हैं, नागपुर में हिंसा भड़क गई। अब आज तारीख 19 मार्च है। एक बार फिर सामना के जरिए बीजेपी शिवसेना उद्धव गुट के निशाने पर। सामना में आरोप, बीजेपी और कुछ नए हिंदूवादी संगठन औरंगजेब के जरिए छत्रपति शिवाजी का इतिहास खत्म करना चाहते हैं। और इस बीच नागपुर हिंसा मामले में एक और बड़ा खुलासा। जानकारी मिल रही है, मस्जिद में इफ्तार में शामिल थे ज्यादातर दंगाई। नमाज पढ़ने के बाद इफ्तारी, ये नागपुर पुलिस की तरफ से बताया गया है। इफ्तारी के बाद हिंसा में ये शामिल हो गए, पुलिस जानकारी दे रही है। भड़काने वाली साजिश की जांच की जा रही है, ये भी पुलिस की तरफ से बताया गया है। पुलिस को मस्जिद में लोगों को उकसाने का शक है कि मस्जिद में यहां नमाज और इफ्तारी के बाद ही लोगों को उकसाया गया, लोगों को भड़काया गया। इसी को लेकर जांच अब पुलिस की तरफ से की जा रही है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज ओझा इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं सूरज से। सूरज, ये लोगों को उकसाने वाली जो नई थियरी पुलिस की तरफ से सामने रखी जा रही है कि मस्जिद और नमाज और इफ्तार के बाद वहां पर लोगों को उकसाने का काम किया गया, बताइए जरा इसके बारे में विस्तार से। देखिए, इसमें एक साफ तौर पर एक बात है जो जांच में सामने आई है कि कई दंगाई, मतलब हर किसी पर पुलिस उंगली नहीं उठा रही है। कई ऐसे दंगाई हैं जो उस वक्त मस्जिद गए थे, इफ्तारी के लिए गए थे, नमाज पढ़ी और उसमें से फिर वो हिंसा करने के लिए वहाँ स्पॉट पर पहुँचे थे। तो वो जो लोग थे, वो क्या उन्हें वहाँ पर किसी ने उकसाया था? वो वहाँ से यहाँ क्यों आए थे? क्या ये प्लानिंग के तहत ऐसा डिसाइड किया गया था कि क्या जब समय जैसे जैसे नज़दीक आएगा आपको इफ्तारी के लिए पहुंचना है, नमाज पढ़ना है ताकि किसी को शक ना हो, फिर वहां से आपको दंगा करने के लिए आना है? तो जांच में काफ़ी अहम खुलासे हुए हैं कि दंगाइयों में से कई दंगाई वहाँ से भी आए हैं जहाँ पर मस्जिद है, मस्जिद के यहाँ से नमाज पढ़ी, फिर उन्होंने इफ्तारी की। इफ्तारी करने के बाद वे सड़क पर उतर आए और
सड़क पर उतरने के बाद उन्होंने हिंसा को अंजाम दिया। तो पुलिस अब इस एंगल में जांच कर रही है कि क्या वहां पर किसी ने कुछ ग्रुप को भड़काया था, क्या वहां के फुटेजेस चेक किए जाएंगे, वहां जो लोग उस वक्त मौजूद होंगे उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि क्या हर कोई यहां से गया था या फिर कुछ लोगों का ग्रुप था जो यहां आया था, नमाज पढ़ी, उसने इफ्तारी की और वहां से फिर वो दंगा करने के लिए जो हिंसा में शामिल जो लोग हैं उस भीड़ में वो लोग शामिल हो गए। तो मतलब एक तरीके से जांच ये की जा रही है कि साहब सुनियोजित तरीके से मतलब षड्यंत्र रचकर इस हिंसा को अंजाम दिया गया या फिर अचानक से ये हिंसा भड़की, इसी को लेकर जांच की जा रही है। सूरज जी बिल्कुल, यही नागपुर पुलिस का मेन मोटिव है कि ये पता लगाया जा सके कि ये कॉन्स्पिरेसी थी और कैसे इसे अंजाम दिया गया। देखिए जिस तरह से एक के बाद एक नई चीज़ें सामने आ रही, इससे तो समझ में आ रहा है कि ये प्लानिंग की गई। अच्छा, ये प्लानिंग भी बहुत पहले नहीं की गई थी, ये भी सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि कुछ घंटे पहले से ही ये प्लानिंग की गई ताकि किसी को कानो कान खबर ना हो और इसी वजह से पत्थर से लेकर हर चीज़ इकट्ठा की गई, अलग अलग जगह पर ड्रॉप किए गए। उसके बाद कुछ लोग उस मस्जिद के भीड़ का हिस्सा बन गए। हिस्सा बनने के बाद आप और जानकारियां जुटाइए, मैं आगे आपके पास फिर आऊंगी। फिलहाल शुक्रिया आपका सूरज ओझा इस तमाम जानकारी के लिए। और इस बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह नागपुर से जुड़ रहे हैं, वैभव परब मुंबई से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही दो खास मेहमान समीर बाकरे प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं, किशोर तिवारी नेता हैं शिवसेना उद्धव गुट के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत दोनों मेहमानों का। मैं जरा पहले ग्राउंड पर लेकर चलूंगी अपने सहयोगियों के पास, दर्शकों को। वैभव का रुख कर लेते हैं और जानते हैं वैभव से किस तरीके से ये जो नागपुर में हिंसा हुई है और जो ओवरऑल महाराष्ट्र में स्थिति बनी हुई है उसको लेकर सियासी आर पार छिड़ा हुआ है यहाँ पर। वैभव जी बिल्कुल, ये तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इन्होंने निवेदन दिया कि ये पूरा तरीके से प्री प्लान था। अब प्री प्लान होने के बाद अब विपक्ष लगातार ये आरोप लगा रहा है, तो ये तो फेल्यूर है। होम मिनिस्ट्री किसके पास है? देवेंद्र फडणवीस के पास है। महाराष्ट्र का सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस। नागपुर किसका गढ़ माना जाता है? देवेंद्र फडणवीस का। और ऐसे होते हुए भी देवेंद्र फडणवीस के नागपुर के इलाके में ये हिंसा कैसे हो रही है, ये सवाल अब विपक्ष है लगातार उठा रहा है। और दूसरी तरफ सामना के अग्रलेख के माध्यम से भी अब टीका की जा रही है, आलोचना की जा रही है कि ये छत्रपति संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज का नाम मिटाना चाहते हैं। हमारे साथ युवा नेता, युवा विधायक रोहित पवार है, एनसीपी शरद पवार गुट के। जिस प्रकार से सामना का अग्रलेख सामने आया है कि ये इतिहास मिटाने की कोशिश है, क्या आप इस मत से सहमत हो? नहीं, डेफिनेटली अगर आप देखो तो हर वक्त बीजेपी और उनके विचार के लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज हो, छत्रपति संभाजी राजे हो, शिवशाहू फुले अम्बेडकर हो, ये जो सब महामानव हो के गए जिन्होंने बहुत बड़ा सोशल रिफॉर्म इस देश में लाया था, उनका जो इतिहास है वो सही इतिहास है, वो मिटाने का हर वक्त कोशिश किया। अभी ये जो प्रयत्न है वो भी प्रयत्न ऐसे ही है कि वो इतिहास वहाँ पे मिटाया दिया जाएगा। जो बड़े बड़े नेता है जो भाजपा के, वहाँ पे आके कुछ भी गलत स्टेटमेंट देते हैं जिसका कोई भी हिस्टोरिकल बेस नहीं है। तो यहाँ पे जो चर्चा है जानबूझ के ये यहाँ पे हिस्ट्री चेंज करने का कोशिश हो रहा है। दूसरा जो रियल इश्यूज़ है महाराष्ट्र के, जो महाराष्ट्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उस बारे में अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे कोई भी चर्चा हो नहीं रही। तो दो चीज़ें हो रही है, इतिहास बदलने की कोशिश हो रही है और जो रियल इश्यूज़ है जिस पे सरकार कम पड़ रहा है वो भी थोड़ा सा डाइवर्ट करने का कोशिश सरकार। सामना के जरिए जो भी लिखा है वो सच है। देखो वहाँ पे स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट अगर जाओगे, वर्ड टू वर्ड जाओगे कि सामना का एक स्टाइल होता है लिखने का, वो स्टाइल के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन उसका अगर मीनिंग अगर आप देखो तो डेफिनेटली उसका मीनिंग बराबर है। दूसरी बात है कि विपक्ष कमजोर क्यों पड़ रहा है? विपक्ष की संख्या, कल जब शिवसेना के विधायकों ने, नेताओं ने आंदोलन किया तो विपक्ष कोई नहीं था वहाँ पे दूसरी तरफ आंदोलन करने के लिए। गिने चुने 4 विधायक थे। क्या विपक्ष में भी एकमत नहीं है? तो गलत चीज़ है। सब नेताओं ने साथ में आने के बाद वहाँ पे आंदोलन करना चाहिए, वहाँ पे मुद्दे उठाने चाहिए। वहाँ पे कुछ तो प्रॉब्लम हो गया होगा, कोई कहाँ पे रहेगा, कोई कहाँ पे रहेगा, लेकिन साथ में आप बता रहे हो वैसे लोगों का भी मत है। लोग अभी विषय को हाथ में ले रहे हैं और उनका कहना है कि विरोधी पक्ष नेता नहीं होने के कारण थोड़ा सा अड़चन है, लेकिन फिर भी सब नेता साथ में आके लड़ना तो चाहिए। एक सवाल ऐसा है कि आप कई सालों से इस महाराष्ट्र की राजनीति में हो। ठीक है वैभव, आप उनसे बातचीत करते रहिए। मैं जरा यहाँ राजनीतिक मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। देखिए बीजेपी की तरफ से समीर बाकरे हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से किशोर तिवारी जी। मैं समीर बाकरे साहब आपके पास पहले आ रही हूँ। जो सामना में लिखा गया है और कटघरे में बीजेपी को खड़ा किया गया है ये कहते हुए कि साहब औरंगजेब जो है वो बीजेपी का नया शिवाजी हो गया, इस पर आपकी प्रतिक्रिया?
देखिए, सामना में जो लिखा जा रहा है अभी इन दिनों, जब से इन्होंने कांग्रेस का दामन थामा, ये कांग्रेस की भाषा बोलने लगे हैं और इन्होंने हिंदुत्व खुद उद्धव ठाकरे साहब ने छोड़ा हुआ है और अब वो कुछ ना कुछ जस्टिफाई करने के लिए कुछ भी अनाप शनाप बातें सामना में लिखे जा रहे हैं। मैं एक जो सामना में नहीं, जो रोहित जी ने भी बोला उस पर एक बोलना चाहूँगा कि क्या इनके हिसाब से औरंगजेब की कब्र रख के छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास हम अच्छी तरीके से बता सकते हैं? आज देखिए कि बाबरी मस्जिद गिराई गई तो क्या भगवान श्री राम का नाम मिट गया? कुछ ये नहीं, इनकी कौन सा लॉजिक है मुझे नहीं समझ में आ रहा। जनरल डायर की मूर्तियां लगाना चाहते हैं जिन्होंने अत्याचार किए, तो ये जो चाहते हैं कि औरंगजेब की जो विचारधारा है आज भी इस देश में पनप रही है, जो नागपुर में हुआ है, लेकिन वो औरंगजेब के जो लोग हैं। सर एक सवाल का जवाब दे दीजिए, जो सामना के लेख में ही लिखा है कि साहब कब्र हटाना, ये सिर्फ कब्र हटाने के नाम पर तमाशा कर रहे हैं, ये कहा जा रहा है आपके विरोधियों की तरफ से कि अगर वाकई में आपकी मंशा कब्र हटाने की होती सर, तो फिर सरकार में आप हैं, राज्य से लेकर केंद्र तक कोई दिक्कत ही नहीं है सर। पिछले साल 2024 में भी तो आपने कितने एएसआई संरक्षित जो स्थल थे उनको डी नोटिफाई किया था, आप तभी डी नोटिफाई कर देते सर, इसको भी हट जाती है भी। लेकिन आपकी मंशा कब्र हटाने की नहीं है, आपकी मंशा सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने की है और समाज को औरंगजेब के बहाने हिंदू और मुसलमान में बांटने की है। आइए देखिए, बीजेपी के मतलब जो भी कल परसों नागपुर में आंदोलन हुआ था वो शांतिपूर्वक तरीके से हुआ था, तो ये किसकी मंशा थी कि सर शांतिपूर्वक तरीके से कहाँ हुआ? नागपुर में जो परसों आंदोलन हो रहा था दोपहर में, तो आंदोलन इतना उग्र हो गया कि वहां पर पुलिस नहीं, वहां पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी सर। दोपहर में इतना हंगामा हो गया था उस आंदोलन में। दोपहर में लेकिन उन्होंने कोई पथराव नहीं किया था। पथराव नहीं हुआ था, ये बात तो सही है, लेकिन सर वहां पर एफआईआर तो हुई ना उसी आंदोलन को लेकर। से आ रहे हैं ये सुनो जी, तरीके से जो किया जा रहा है, पेट्रोल बॉम्ब है या जो इतने बड़े पत्थर आ रहे हैं, इतने लोग मोबिलाइज कर रहे हैं, 1000 लोग मोबिलाइज, क्या ऐसे हो जाते हैं? और रूमर क्यों फैलाया जा रहा? क्यों गलत तरीके से व्हाट्सएप पे? बिल्कुल सही सवाल आप उठा रहे हैं समीर बाकरे साहब, बिल्कुल सही सवाल आप उठा रहे हैं। लेकिन सर दिक्कत तो ये है कि सरकार में आप है सर, सरकार में आप है सर, और इन तमाम सवालों के जवाब आपको देने हैं सर। मैं उस पहलू पर आऊंगी, पर जो मैंने सवाल पूछा उसका जवाब तो दे दीजिए ना। वो जो सामने में लिखा है कि कब्र तो हटाना ही नहीं चाहते हैं, तो सिर्फ कब्र हटाने के नाम पर तमाशा करना चाहते हैं, ये सवाल था। ये हमारा जब बाबरी मस्जिद का आंदोलन हुआ तब भी लोग बोलते थे कि मंदिर नहीं, डेट नहीं बताएंगे, मंदिर भी बन गया भव्य श्री राम भगवान का। तो अब ये हर चीज का एक वक्त होता है ना, तो वो डी नोटिफाई करेंगे, देवेंद्र जी ने उसके बारे में बोला है, तो ऐसा कोई ये नहीं, हम तो हमारी इतिहास जो है वो सही तरीके से लोगों के पास पहुंचे। अभी देखिए, छावा मूवी आने के बाद लोगों को छत्रपति संभाजी महाराज का इतिहास अच्छी तरीके से पूरे पब्लिक को पता चला। अब ये तकलीफ क्या हो रही है, जब सही इतिहास लोगों के सामने आ रहा है तो कांग्रेस और जो विपक्षी पार्टियां ये एक्सपोज होते जा रही है। अब देखिए, इतने सालों तक गलत इतिहास पढ़ा के देश को गुमराह किया गया, और अब जब सही इतिहास सामने आ रहा है तो इनको तकलीफ हो रही है। कल जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था परसों, कि वक्त कानून के कितने भड़काऊ भाषण दिए थे। अरे आपकी पार्लियामेंट की समिति है, चर्चा करने बैठ जाऊंगी यहाँ पर, तो सर समय सीमित है मेरे पास। मैं जिस मुद्दे पर चर्चा कर रही हूँ उसी पर कर लेती हूँ। किशोर तिवारी जी के पास दर्शकों को लेकर चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। किशोर तिवारी जी, आप सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं साहब ये बाबरी ढांचे को लेकर भी इसी तरीके के सवाल पूछे जाते थे, लेकिन उसको भी ढाया गया और फिर सवाल पूछा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। आज की तारीख में भव्य दिव्य राम मंदिर बनकर तैयार है ना वहां पर, जहां लाखों की संख्या में श्रद्धालु भी पहुंच रहे हैं, तो फिर ये कब्र भी हटेगी। आइए किशोर तिवारी जी। देखिए, मैं पहले और तुम इस बात पे चर्चा कर सकती हूँ क्या? यहाँ के पुलिस कमिश्नर कहते हैं कि यह सुनियोजित नहीं था जी, पत्थर वगैरह वहां पर जो ओवरब्रिज बन रहा वो उसके ही थे, और मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कहते ही सुनियोजित था। हाँ, इसके तार संबल महू और से नागपुर के जुड़े हुए हैं। ये सब आरोप बहुत गंभीर है। नागपुर एक शांति प्रिय शहर है, उसमें दंगा हो जाना और दंगे का निमित्त बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद का प्रोटेस्ट रहना, ये गलत बात है। मैं अभी बता रहा हूँ कि भाकरे साहब कह रहे थे, भाकरे साहब ये कह रहे थे कि हम कब्र खोल डालेंगे, कब्र निकाल डालेंगे। देखिए, ये कब्र के बहाने और औरंगजेब का जींद लेके नई राजनीति करना चाहते। देखो, सामना ने जो तीनों लेख लिखे, एक बड़ी चर्चा को मुंह खोला है
महाराष्ट्र की सरकार जो प्रचंड बहुमत में है, क्या वो राजनीति करना चाहती है औरंगजेब वाली, क्या वो सामाजिक न्याय की राजनीति करना चाहती है? और मुझे अगर पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि ये राम जन्मभूमि से औरंगजेब की कब्र को उखाड़ फेंकने की कंपैरिजन कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि आपकी केंद्र में और राज्य में सरकार है, हाँ। आप इतनी मुगल मॉन्यूमेंट जितने हैं, हाँ। उसको उखाड़ के फेंकना चाहते, फेंक डालिए। सर, जब ये तमाम दलीलें आप लोग देते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि कहीं आप लोग कहीं ना कहीं बचाना चाहते हैं। औरंगजेब के कब्र को बचाने के लिए उसकी सुरक्षा में मुस्तैद विपक्ष नजर आता है सर, जब इस तरीके की दलीलें आप लोग देते हैं। मैं आऊंगी सर, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे सर। मुझे जरा सा दर्शकों को लेकर चलना पड़ेगा हमारे सहयोगी वैभव परब के पास, जिनके साथ इस वक्त खास मेहमान है, कोई नेता है उनके साथ। कौन है आपके साथ? अच्छा, मिटकरे साहब हैं जी। वैभव, जी मिटकरी जी है और रोहित पवार ने जो बयान दिया है उस पर काउंटर बाइट देने के लिए यहाँ पे आप मौजूद है कि रोहित पवार ने कहा कि बिल्कुल सच है, सामने की लाइन सच है। और कुछ दिन पहले भी अमोल मिटकर ने भी ये कहा था कि अगर रावण नहीं होता तो कृष्ण नहीं होते, वैसे ही औरंगजेब नहीं होते तो छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते। यानी इनकी ही लाइन अब सामना में छपी है, तो इनकी रिएक्शन बहुत सुनना पड़ेगा। देखिए, एक बात है, विलन होगा तो ही पिक्चर में हीरो उभर के आएगा। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि औरंगजेब की कब्र जो है वो महाराष्ट्र में मराठा साम्राज्य ने जिस तरीके से मुगलों के विरुद्ध सामना किया, संघर्ष किया, उसका देहांत होने के बाद जो उसको दफनाया गया, तो एक शौर्य का प्रूफ करके वो उसकी कब्र यहाँ पर है। इसका मतलब है कि आप संजय राउत की लाइन से सहमत हैं? नहीं, मैंने सामना पढ़ा नहीं, लेकिन संजय राउत क्या बोले और क्या लिखा अगर आप बताओगे तो मैं उस पर कमेंट लिखा है उन्होंने कि इतिहास मिटाने की कोशिश हो रही है, छत्रपति संभाजी महाराज शिवाजी महाराज का महत्व कम करने की यहाँ पे चर्चा हो रही है, कम की जा सकती है। इनसे सवाल पूछिए, क्योंकि मेरे साथ यहाँ पर जो बीजेपी के मेहमान हैं उनकी तरफ से ये कहा गया कि साहब ऐसा थोड़ी होता है कि अगर शौर्य की बात की जाएगी छत्रपति शिवाजी या संभाजी की, तो उसके प्रतीक के तौर पर कोई औरंगजेब की कब्र वहां पर रखना जरूरी थोड़ी है शौर्य का। तो ये जो प्रूफ थे अगर ये हटा दिए गए तो इतिहास को तोड़ मरोड़ के आप महाराष्ट्र के लिए एक दिल्ली से सवाल है, बीजेपी के नेता पूछ रहे हैं कि अगर शौर्य की बात करेंगे तो कब्र क्यों चाहिए? तो इतिहासों के पन्नों में भी होती है, ऐसी बात की जा रही है, शौर्य ही दिखाना है तो कब्र क्यों चाहिए? कब्र चाहिए ना साहब। जो साहब पूछ रहे हैं उनसे मैं कह रहा हूँ कि वो महाराष्ट्र में नहीं रहते, हम महाराष्ट्र में पले बड़े हैं, हमारी पैदाइश महाराष्ट्र की है। हम जानते हैं छत्रपति शाहजी महाराज ने मुगलों के साथ संघर्ष किया। वैभव, अमोल जी को बता दो कि जो सब सवाल पूछ रहे हैं वो महाराष्ट्र में ही रहते हैं। ये सवाल आया है समीर बाकरे जी की तरफ से, जो बीजेपी का ही नेता है। हाँ हाँ, लगाइए। छत्रपति शिवाजी महाराज इनके अमोल जी, मेरी आवाज आ रही है सर? नमस्कार। छत्रपति संभाजी महाराज ने औरंगजेब से संघर्ष किया, औरंगजेब को खुद दिल्ली छोड़कर यहाँ आना पड़ा। अमोल जी नमस्कार। छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद छत्रपति तारारानी, कनेक्शन कट गया है शायद, आवाज उनको मेरी नहीं मिल रही है, लेकिन खैर मैं जल्दी से जरा लेकर चलती हूँ दर्शकों को। बाकरे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बाकरे जी, उन्हें लगा कि स्टूडियो से एंकर ने सवाल पूछ लिया, जबकि आपका सवाल था और सवाल आपका था। उन्होंने कह दिया साहब जो सवाल पूछ रहे हैं शायद वो महाराष्ट्र को जानते नहीं है, वो महाराष्ट्र में रहते नहीं है। अब सर इन पर तो आप सवाल भी नहीं खड़ा कर सकते, ये तो सत्ता में आपके सहयोगी हैं सर, ये अमोल मिटकरी थे सर। आइए। देखिए, अमोल मिटकरी जी का जो भी व्यू होगा, उनके पार्टी का वो ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। हम अजीत दादा जो बोलते हैं हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, और अजीत दादा ने बोला है कि जो दंगाई है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। दंगाइयों की बात नहीं है सर यहाँ पर, यहाँ कब्र हटाने की बात है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि साहब कब्र हटेगी और उसका कोई लेना देना नहीं है मराठाओं के शौर्य से, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और उस शौर्य के इतिहास से इसका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर अमोल मिटकरी जो सहयोगी आपके, वही कह रहे हैं कि साहब इसका सीधा लेना देना है। ये तो सीधे सीधे जो महाराष्ट्र का शौर्य का इतिहास है उसको खत्म कर रहे हैं आप लोग। तो सर आप लोग कर क्या रहे हैं? अगर आपके सहयोगी आप पर सवाल उठा रहे हैं सर, विपक्षी तो उठा ही रहे हैं, सहयोगी भी उठा रहे हैं।
देखिए हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हो या छत्रपति संभाजी महाराज हो, इनका शौर्य किसी औरंगजेब का मोहताज नहीं है। ये हमारे गढ़ किले हैं, उनका पराक्रम इतिहास के पन्नों में, हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों में नहीं, ब्रिटिशर्स ने और पूरे दुनिया में उन्होंने लिखा हुआ इतिहासकारों ने, तो इतिहास के पन्ने में उनको रहने दीजिए। उनका जो उदातीकरण हो रहा है कि हम ऐसा, तो फिर देश में जो भी आक्रमणकारी है उसके सब जगह पुतले बनाओ और कब्र बनाओ ना। ये किस तरीके की राजनीति की बात कर रहे हैं आप लोग? मेरा ऐसा कहना है कि इतिहास के पन्नों में औरंगजेब रहा जाएगा, उसकी करारी हार और उसके जो किए हुए अत्याचार है छत्रपति संभाजी महाराज के प्रति, ये सबको पता है। और आज एक मूवी के हिसाब से और वो सब जनमानस में पहुंचे, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जब देश में रहने से ही लोकतंत्र नहीं था, संविधान नहीं था, उससे पहले जिस तरीके के शासक थे उनमें तो सर अगर आप उठाकर देखेंगे तो 90% इसी तरीके से क्रूर शासक थे सर। 90% इसी तरीके की क्रूरता करके गए हैं सर। इतिहास भरा पड़ा है इससे। 90% शासकों ने इसी तरीके की मारकाट मचाई है सर। और सर मुगलों के बाद अंग्रेज यहां पर आए, अंग्रेज भी यहां पर कई से स्मारक और मॉन्यूमेंट्स बनाकर गए सर, और वो भारत को किस रूप में लूट कर गए सर, ये भी हम सब जानते हैं। तो फिर तो सर अगर ये सिलसिला हम शुरू करेंगे सर, तो ये कहां जाकर खत्म होगा? और सवाल मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आप ही की साथ गठबंधन में सहयोगी हैं, उन्होंने सवाल उठाया था। आप चाहें तो आगे जवाब दीजिएगा। इस बीच एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं, नागपुर हिंसा से जुड़ी हुई आ रही है। उपद्रवियों ने महिला पुलिस से भी बदसलूकी की थी, ये जानकारी सामने आ रही है। महिला पुलिसकर्मियों ने अब शिकायत दर्ज करवाई है। उपद्रवियों ने महिला पुलिसकर्मियों से छेड़छाड़ की। एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की पहचान की जा रही है। तो देखिए किस तरीके का ये उपद्रव मचाया जा रहा था। ये उपद्रवी किसी तरीके की कोई लगाम इन पर नहीं थी। जो कुछ इनके सामने आ रहा था सबको तोड़ते फोड़ते, नष्ट करते, आग लगाते आगे बढ़ रहे थे। और अब ये बड़ी खबर आ रही है कि वहां जो महिला पुलिसकर्मी थी उनके साथ भी बदसलूकी की इन उपद्रवियों ने। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद है, नागपुर में ही मौजूद है। जानते हैं मृत्युंजय से ये खबर जो सामने निकल कर आई है कि महिला पुलिसकर्मियों की तरफ से भी इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। मृत्युंजय जी रोमाना, बिल्कुल जिस प्रकार से दंगाइयों ने पुलिसकर्मियों को भी निशाना बनाया, 32 पुलिसकर्मी घायल हुए, डीसीपी रैंक के 4 पुलिसकर्मी घायल हुए। इसमें एक बड़ा खुलासा सामने आया है कि महिला पुलिसकर्मियों के साथ में बदसलूकी हुई, छेड़छाड़ हुआ, उनकी वर्दी खींचने की कोशिश की गई, आपत्तिजनक अश्लील इशारे किए गए, उनका अपमान किया गया। और इस शिकायत के आधार पर नागपुर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है और अब उन दंगाइयों की पहचान की जा रही है जिन्होंने महिला पुलिसकर्मियों के साथ में ये बदसलूकी की, महिला पुलिसकर्मियों की वर्दी खींचने की, उन्हें अपमानित करने की, अश्लील इशारे करने की कोशिश की, अश्लील इशारे किए। महिला पुलिसकर्मियों ने ये शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों को दी और वरिष्ठ अधिकारियों ने तत्काल एक्शन लेते हुए एफआईआर दर्ज करने को कहा और तुरंत एक्शन लेने को कहा है। आपको बता दें कि जहां पर महिला पुलिसकर्मी गई थी, दरअसल वो भीड़ को जब तितर बितर कर रही थी, उस एरिया को कंट्रोल कर रही थी, वहां पर अंधेरे का फायदा उठाकर लड़कों ने बदसलूकी की थी, जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है और दंगाइयों तक पहुंचने की कोशिश। तो आप नजर बनाकर रखिए, कोई और अपडेटों का फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक बार फिर से मैं खास मेहमानों का रुख करती हूं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। जल्दी से जरा किशोर तिवारी जी का रुख कर लेते हैं। किशोर तिवारी जी, मुझे एक बात बता दीजिए, आप ये एक के बाद एक जिस तरीके से सामना में लेख छप रहे हैं सर, 16 तारीख को वहां पर भारत जो है वो हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा, उसके बाद 17 तारीख को हिंदू तालिबान का जिक्र कर दिया जाता है सर। अब आज ये जो लेख छपा हुआ है इसमें कि साहब शौर्य का इतिहास जो है वो खत्म कर दिया जाएगा। मुझे इतना बताइए, मतलब औरंगजेब की कब्र को छुआ ना जाए, यही है शिवसेना उद्धव गुट का स्टैंड? कब्र वैसी की वैसी वहीं रहे? रोमाना जी, मैंने कहा ना, केंद्र में सरकार इनकी है, राज्य में सरकार इनकी है। ये सारी कब्रें जो मुगलों प्रशासक की है वो सब हटा देना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इस प्रकार के आंदोलन करना, फिर आंदोलनों में चादर वगैरह जलाना, उससे भड़काऊ भाषण देना और उसके बाद हिंसा होना, मुझे जो इंफॉर्मेशन मिली है कि सर वो तो खुद सवाल पूछ रहे हैं, हिंसा कैसे हो गई, ये उपद्रवी कहां से आ गए? आप उन्हें कटघरे में खड़ा कर रहे हो उपद्रव के लिए और हिंसा के लिए, वो तो खुद सवाल पूछ रहे हैं। हाँ। अरे मैं बता रहा हूँ, नागपुर की जो गणेश पेट थाना में जो लोगों ने उपद्रव किया वो बीजेपी से रिलेटेड लोग हैं और देवेंद्र फडणवीस के करीबी है। तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यह इनडायरेक्टली इस दंगे के लिए
रिस्पॉन्सिबल है। ये तो बड़े आरोप लगा दिए सर आपने। अब मेरे पास तो समय नहीं है, नहीं तो मैं इसको लेकर और चर्चा करती। यहाँ पर यकीनन समीर साहब भी जवाब देना चाह रहे होंगे। समीर साहब लेकिन माफ कीजिएगा, समय इतना ही है। कुल मिलाकर इस पूरे मामले को लेकर देखिए आप किस तरीके से सियासी आर पार और एक दूसरे को कटघरे में खड़ा करने की ये जो बयानबाजी है वो लगातार जारी है। औरंगजेब की कब्र हटाने को लेकर महाराष्ट्र के नागपुर में हिंसा भड़की। पुलिस ने 50 आरोपियों को अभी तक हिरासत में लिया है। कार्रवाई पुलिस कर रही है और अब खबर जो है वो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले से आ रही है। सोशल मीडिया पर धार्मिक टिप्पणी के बाद यहां मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में तनाव जैसे हालात बन गए थे। आरोप है एक युवक के सोशल मीडिया पर चैट के दौरान उसने धार्मिक टिप्पणी की और इसके बाद पुलिस ने उस युवक पर केस दर्ज किया, युवक को हिरासत में लिया। लेकिन इस मामले की जानकारी मिलने के बाद लोग विरोध में सड़कों पर उतर आए। पुलिस को सख्ती दिखानी पड़ी, बाजार बंद कराने पड़े। संवेदनशीलता को देखते हुए डीएम और एसपी भी ग्राउंड जीरो पर उतरे। पुलिस का कहना है कि अब हालात काबू में हैं और सोशल मीडिया पर नजर रखी जा रही है। ये तस्वीरें आपके सामने, बुरहानपुर की ये तस्वीरें जहां लोगों की भीड़ के सामने पुलिस बल मुस्तैद। तो सोशल मीडिया के जरिए यहां पर हालात खराब करने की कोशिश की गई थी। एक युवक की टिप्पणी जिसके बाद लोगों में आक्रोश इतना बढ़ा कि आप देख रहे हैं कैसे ये सैलाब सा भीड़ सड़क पर उतर आई। और ऐसे में बुरहानपुर में तनाव खत्म करने के लिए पुलिस मुस्तैदी से डट गई। युवक जिसने सोशल मीडिया पर वो टिप्पणी की थी उसे गिरफ्तार किया गया और इसी के बाद पुलिस फ्लैग मार्च करते हुए हालात नियंत्रित करते हुए। वायरल जो पोस्ट थी जिसमें धार्मिक भावनाओं का आहत होने वाले संबंधी कंटेंट थे, इस बात को लेके थाने में एक एफआईआर हुई है। एफआईआर से पहले काफ़ी बड़ी मात्रा में वर्ग विशेष के काफ़ी लोग आकर एजुटेशन कर रहे थे, उनको समझाई दी है और उसमें एफआईआर की है 20%। यद्यपि सोशल मीडिया पे जो इस तरह की भ्रामक पोस्ट या कोई भी पोस्ट डालता है उसके ऊपर ऑलरेडी हमारे जो है प्रतिबंधात्मक आदेश जारी है। पुरानी जो 188 है धारा और 163, उसमें लगातार ये बार एडवाइजरी भी जारी की जाती है और सभी को फिर से यही अपील है कि अगर कोई करेगा और कानून अपने हाथ में लेगा तो निश्चित रूप से उसमें सख्त वैधानिक। तो ये कहा जा सकता है कि नफरती आग से बुरहानपुर बच गया। वक्त रहते पुलिस ने एक्शन लिया जिसके बाद लोगों को समझाया गया और लोग वापस लौटे। धार्मिक टिप्पणी के बाद लोगों में गुस्सा बढ़ गया था। एक युवक ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी। मामला जब पुलिस के संज्ञान में आया, पुलिस में जब शिकायत की गई तो पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया। पुलिस ने युवक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने लोगों को समझाया बुझाया और लोग वापस लौट गए। इसीलिए मैं कह रही हूं कि नफरत की आग में झुलसने से बुरहानपुर बच गया। सीधे आपको लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंबुज पांडे इस वक्त मौजूद हैं। जरा जानते हैं अंबुज पांडे से। अंबुज, क्या ये युवक जिस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है इसकी गिरफ्तारी भी हुई है? क्या अपडेट मिल रहा है? जी रुमाना, जो अपडेट है वो ये है कि ये जो युवक है इसको हिरासत में ले लिया था पुलिस ने रात में ही और इससे पूछताछ की जा रही है। और एक जो जानकारी निकल के सामने आ रही है वो ये है कि ये युवक माइनर बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। मामला जो है वो एक धार्मिक पोस्ट से जुड़ा हुआ है जहां पर एक धर्म विशेष को आहत करने वाली टिप्पणी की गई थी एक पोस्ट में और उसके बाद एक युवक की इस लड़के से चैट हो रही थी और इसी दौरान उसने इस बारे में शिकायत भी की और ये बात कहीं ना कहीं लोगों तक फैली और जिसको लेकर के लोग सड़कों पर उतर आए। स्थिति जो है कहीं ना कहीं इस तरीके की तनावपूर्ण बन गई थी जिसको देखते हुए पुलिस ने पूरी तरीके से मार्केट को भी बंद कराया और सड़क पर भी फ्लैग मार्च करना पड़ा और तब जाकर के स्थिति नियंत्रण में आई। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि ये स्थिति समय रहते नियंत्रण में आई। इससे पहले कि स्थिति नियंत्रण से बाहर होती, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया है। धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले की धाराएं लगाई गई हैं और अभी पूछताछ चल रही है। इसको अभी हम अरेस्टिंग नहीं कह सकते लेकिन हिरासत करके पूछताछ की जा रही है और माइनर बताया जा रहा है। वो बहुत शुक्रिया आपका अंबुज पांडे इस तमाम जानकारी के लिए। देखिए, मैंने कल भी अपने शो में इस बात का जिक्र किया था कि पुलिस अगर चाहे तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता है और बुरहानपुर में पुलिस ने जिस तरीके का कदम उठाया वो सराहनीय है। नफरती आग में झुलसने से बुरहानपुर को वहां की पुलिस ने बचाया क्योंकि पुलिस की तरफ से त्वरित एक्शन लिया गया। वो नफरती पोस्ट करने वाला युवक, उसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की, उसे हिरासत में लिया और जो वहां पर आक्रोशित भीड़ थी उसे समझा बुझाकर पुलिस ने बड़ी सूझबूझ के साथ वापस लौटाया। आगे बढ़ रही हूं मैं, अगली खबर का रुख करूंगी। बात करते हैं अब जरा लैंड फॉर जॉब स्कैम की जिसमें लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल जमीन के बदले नौकरी के मामले में आज लालू प्रसाद यादव का
ईडी के सवालों से सामना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लालू प्रसाद यादव पर नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप है और ये सब कुछ रेल मंत्री रहते उन्होंने किया। ये आरोप जिसमें लंबे समय से लालू प्रसाद यादव और उनका परिवार घिरा हुआ है। कल पटना के ईडी दफ्तर में लालू यादव की पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से 4 घंटे पूछताछ हुई थी और साथ ही लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव से भी ईडी ने करीब 4.5 घंटे पूछताछ की थी। अब आज लालू प्रसाद यादव ईडी के सवालों का सामना करेंगे। वहीं लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव, सुनिए। अब बीजेपी की ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। कितना बार हमको, कितने बार लालू जी को, कितने बार मेरी माँ को ईडी और सीबीआई ने बुलाया होगा या इनकम टैक्स ने बुलाया होगा, किसी को याद भी है? तो जब बुलाएगा तो जाएंगे, कानून का पालन करते हैं। जितना ये लोग संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे या कितना भी हम लोगों को उनके सोच के हिसाब से ये तंग करने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम मजबूत होंगे और उतनी ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि श्री इस वक्त मौजूद हैं फोन लाइन पर और जरा निधि से ये समझते हैं। निधि, राबड़ी देवी और तेज प्रताप यादव से कल पूछताछ 4-4.5 घंटे की और वहीं आज लालू प्रसाद यादव ईडी के सवालों का सामना करने के लिए पहुंचेंगे। मामला कौन सा है? वही मामला है क्या जिसमें जमानत पर हैं लालू और उनके परिवार के अन्य सदस्य? बिल्कुल, देखिए ये लैंड फॉर जॉब स्कैम है और आरोप है कि लालू यादव जब रेल मंत्री थे तब उन्होंने लोगों से जमीन ली और बदले में उनको नौकरी दी। कौन लोग हैं, इसको लेकर लगातार पूछताछ चल रहा है और जब से केस दर्ज हुआ है और उसके बाद कई बार पूछताछ के लिए लालू यादव और उनका परिवार जा चुका है। बीते दिन पटना ईडी दफ्तर में लालू यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बड़े बेटे तेज प्रताप को बुलाया गया था और 4-4.5 घंटे की दोनों से पूछताछ हुई। तमाम मामलों को लेकर जो है वो ईडी पूछताछ कर रही है और चूंकि इस साल बिहार में चुनाव है, इसको लेकर तेजस्वी यादव ने बयान भी दिया। आरजेडी जिसे लेकर हमलावर भी है। बड़ी संख्या में आरजेडी के समर्थक जो है वो ईडी दफ्तर के बाहर कल भी जुटे हुए थे और आज भी, क्योंकि आज लालू प्रसाद यादव खुद जो कि आरजेडी के मुखिया हैं वो पहुंचेंगे और ऐसे में वहां और ज्यादा संख्या में आरजेडी के जो समर्थक हैं वो देखे जा रहे हैं और ऐसे में लालू यादव से कितने घंटे की पूछताछ होती है, क्या क्या अलग अलग एंगल से जो है उनसे पूछताछ की जाती है, इस पर नजरें होंगी। लेकिन फिलहाल लालू यादव को आज ईडी दफ्तर बुलाया गया है और पूछताछ से की जाएगी। ठीक है निधि, नजर बनाकर रखिएगा। कोई और अपडेट होगा इस खबर से जुड़ा तो दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।